हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था संबंध एवं फलन। ठीक है, सेकंड चैप्टर। तो इसमें बच्चों हमने जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली थी। 2.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी संबंध एवं फलन की। तो बच्चों अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके विविध बचे हैं, मतलब विविध मतलब सब मिला के। ठीक है, तो इसके बच्चों कुछ मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो देखते हैं कुछ इसके। सबसे पहले हम देखेंगे विविध के उदाहरण। विविध उदाहरण, ठीक है। तो सबसे पहले उदाहरण 18 देखते हैं क्या है, इसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ठीक है, उदाहरण 18 क्या है। मान लीजिए कि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो तुम्हें पता है मानना भी क्या है, ठीक है, पता है ना, R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को बोलते हैं। एक वास्तविक फलन कोई f है जो कि R से और R में है, ठीक है ना, परिभाषित है R से और R में है, ठीक है। और को f(x = x + 10) द्वारा परिभाषित कीजिए। तो इस तरीके से इसे परिभाषित किया गया है, ठीक है। और इस फलन का आलेख खींचिए, ठीक है। तो इसका आलेख खींचना, तो कुल मिला के ये परिभाषित तो किया हुआ है इस तरीके से। तो क्वेश्चन में मेनली जो पूछा गया वो क्या पूछा गया कि इस फलन का आलेख खींचिए। तो इसका ग्राफ बनाना है बच्चों, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसकी मदद से ग्राफ बनाएंगे। ये जो f(x) दिया है ना, f(x = x + 10), इसकी मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है ना। तो हम यहाँ पे बिंदु बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हमने क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं, तो पता होगा क्या करते हैं इसमें, f(x) की जगह पे क्या लिख देते हैं, y। f(x) को हम y बोलते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे x और y की मदद से हम क्या बनाएंगे, बिंदु बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अपनी ओर से कुछ हम रख के देख सकते हैं, जैसे कि कोई मतलब कुछ पॉइंट रख के देख लो। वैसे तुम्हें इसको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो समीकरण है ये किस चीज़ की है, ठीक है ना। ये जो दे रखा है, ठीक है ना, ये जो फलन है इससे कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे घात कितनी है, देखो 1। यहाँ पे भी घात कितनी है, 1। हाईएस्ट घात जो है चर की वो 1 ही है, ठीक है। तो ऐसे में हमेशा रेखा बनती है बच्चों, ठीक है, लाइन बनने वाली है। और लाइन खींचने के लिए तुम्हें 2 ही बिंदु काफ़ी होते हैं। अगर तुम्हें 2 बिंदु भी मिल जाएं तो तुम रेखा बना सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा करते हैं, इसकी लाइन जो ये रेखा है इसके लिए कुछ बिंदु ले लेते हैं। देखो कौन से बिंदु लें, वैसे कोई भी 2 बिंदु ले लो, रेखा बन जाएगी, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि अब जो मैं ले रहा हूँ वही तुम लोग, लेकिन सामान्यतः हम क्या करते हैं, एक बिंदु ये बनाने के लिए भी थोड़ा सा मान ले, ठीक रहता है क्या। एक बिंदु हमेशा क्या ले लेते हैं, x बराबर क्या मान लेते हैं, 0। तो x बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा ना, ठीक है। तो बिंदु मिला, x मतलब 0 और y मतलब 10, ठीक है। और एक दूसरे में बच्चों वैसे तो ये है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर कोई वैल्यू हम रख दें, 1 रख देंगे तो y की वैल्यू 11 मिल जाएगी, ठीक है। 1 और 11, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि y बराबर 0 रख लो, ठीक है ना। ऐसा करने से क्या होता है, तुम्हारी कैलकुलेशंस थोड़ा सा कम होती है। जब 0 होते हैं, 0 से कैलकुलेशंस कम होती हैं थोड़ा सा। दूसरा उसको ड्रॉ करने में भी थोड़ा सा आसानी होती है, ठीक है। कैसे, देखो अगर मैं y 0 रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x की वैल्यू कितनी, y बराबर मैं 0 रख दूँ यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 इधर चला जाएगा तो x कितना आ जाएगा, -10 आया ना। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होती है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन और भी बहुत सारे हमें आगे, दरअसल हम एक असमिका वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें मैं ज़्यादातर हमें बिंदु बनाने होते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर बोलता हूँ कि एक 0 ले लो, x को 0 ले लो तो y की वैल्यू निकल जाएगी, और y को 0 ले लो तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो 0 से जल्दी जल्दी बिंदु आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, y बराबर 0 लिया तो x की वैल्यू -10। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि तुम जब ये बिंदु यहाँ पे लिखोगे ना, तो यहाँ पे इस पहले वाली जगह में हमेशा x का टर्म आता है, ठीक है। तो x कितना है यहाँ पे देखो, -10 ना, तो x -10 को पहले लिखोगे, इसको 0 को पहले मत लिखना। और यहाँ पे y वाला लिखते हैं ना, तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो इस तरीके से तुम लिखोगे तो ये बिंदु ईजिली थोड़ा सा ड्रॉ करने में आसानी होती है, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है कि रेखा है तो 2 बिंदु काफ़ी होते हैं रेखा के लिए, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं बच्चों। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तुम्हें पता है ग्राफ बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें। ग्राफ बनाने के लिए ये करेंगे कि हम, ये तो हो गई y अक्ष, ये हो गई x धन अक्ष, ठीक है, ये x की नेगेटिव और ये y की नेगेटिव, ठीक है। अब हमें जो बिंदु हम ध्यान से देखेंगे, तो
तो हमें y पे 10 तक चलना है ऊपर, तो ये थोड़ा सा इसलिए हमने ज़्यादा लिया है, ठीक है। y पे हम ये है होता है x और ये होता है y, और धन y है, मतलब y की धनात्मक दिशा में हमें 10 तक चलना है, तो हमें कम से कम यहाँ पे 10 तक तो बनाने ही पड़ेंगे, तभी हम ये बिंदु बना पाएंगे। 3 4 5 6 7 8, अभी भी थोड़ा छोटा पड़ गया, 9 और ये 10, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट है ये वाला क्या है, x पे -10, यानी कि इधर की साइड भी हमें 10 तक बनाना ही पड़ेगा, तभी हम इसे ड्रॉ कर पाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये पॉजिटिव थे, ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव बना हुए हैं, ठीक है। इधर की साइड भी बना लो, 1 2 3 4 5, इधर की साइड थोड़ा कम भी बन जाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इधर की साइड वाले तो हमने ग्राफ में बनाने नहीं है, ठीक है। अब हम बिंदु लेते हैं, कौन कौन से बिंदु थे। एक था 0 10, देखो 0, हम यहाँ से चलना शुरू होते हैं ना, तो हमें x पे चलना है 0, मतलब हमें चलना ही नहीं है x पे कुछ भी। 0 का मतलब हमें x पे बिल्कुल भी नहीं चलना, हमें चलना है y पे 10 चलना है, ठीक है। 10 का मतलब पॉजिटिव 10 ऊपर की ओर चलना, तो ये बिंदु वो मिल गया बच्चों, ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये वाला -10 0, इस बिंदु का नाम लिखना चाहते हो यहाँ पे तो लिख सकते हो 0 10, ठीक है ना, ये बिंदु। नेक्स्ट है हमें कौन सा चाहिए, -10 0, तो हम x पे कितना चलेंगे इस बार, -10, तो माइनस का मतलब नेगेटिव साइड में, लेफ्ट साइड में हम चलेंगे, तो 10 यहाँ पे आया ना, ठीक है। ये -10 है, -10 चल गए। उसके बाद हमें y पे कितना चलना है, y पे चलना है 0, मतलब ऊपर की ओर हमें 0 चलना है, ठीक है। y तो यहाँ y पे कुछ चलना ही नहीं है, मतलब तो ये वो बिंदु आ गया। ये कौन सा बिंदु आ गया, -10 और 0। तो इसलिए क्या होता है बच्चों, देखो ये बनाने में भी आसान होता है, ये इस लाइन पे ही आते हैं, इस टाइप के जो बिंदु होते हैं ना 0 10, जब x 0 रखते हो और जब y 0 रखते हो तो जो बिंदु आते हैं ना, ये कहीं बीच में नहीं मिलते हैं इधर उधर, इसलिए इन बिंदुओं को बनाना भी थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें कहीं यहाँ पे जाना पड़ रहा है, यहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो इसके बाद बच्चों, और मेनली ये कैलकुलेशन के लिए ईजी होते हैं, जैसे 0 से तुम्हें पता है ना कैलकुलेशन आसान होती हैं, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन कभी भी बड़ी से बड़ी इक्वेशन हो, 0 रखोगे तो बहुत जल्दी से वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को मिला लेंगे, ठीक है, इन दोनों को मिला लेंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगी रेखा, ठीक है। तो यही किसका ग्राफ है, ये फलन f(x) इक्वल टू, तुम यहाँ पे लिख दोगे किस चीज़ का ग्राफ है, f(x) इक्वल टू x + 10 का ग्राफ ये बन गया बच्चों। और ये एक रेखा बनी है, तुम्हें ये भी पता चल गया। तुम चाहे एक तीसरा बिंदु भी ले लो तो वो भी इनके बीच में ही कहीं मिल, उन तीनों को भी मिलाओगे तो रेखा मिलेगी। 4 बिंदु ले लो, उन्हें भी मिलाओगे तो रेखा ही बनेगी। आगे बच्चों जो मैं इसका अब नेक्स्ट उदाहरण कराने जा रहा हूँ, वो मैं कराऊंगा उदाहरण 21 करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 21 में क्या पूछा गया देख लेते हैं ज़रा। फलन f(x) इक्वल टू x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4 का प्रांत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका प्रांत निकालना है बच्चों। तो देखो प्रांत का मतलब तुम्हें पता है ना, प्रांत से हमारा मतलब कौन सी वैल्यू से रहता है, प्रांत से मतलब रहता है x की वैल्यूज़, ठीक है ना। और परिसर से मतलब रहता है y की वैल्यूज़, f(x) को y बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसका हम हल याद करते हैं। तो बच्चों देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ठीक है। मॉड वाले क्वेश्चन देखे थे, जब मॉड वाले में हम x देख रहे थे ना अंदर, तो हम बोल रहे थे x का तो हम कुछ भी मान रख सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो हम वहाँ पे हम प्रांत r बोल देते थे सीधा, ठीक है ना। एक तुमने क्वेश्चन वर्गमूल वाले देखे थे, वर्गमूल ऐसे करके वर्गमूल लिखा रहता था उसके अंदर, तब हम कहते थे कि वर्गमूल के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, वर्गमूल के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो तब हम वो वाली कंडीशन लगा के कि वर्गमूल के अंदर वाली जो चीज़ है वो >0 लगाते थे, तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकालते थे, ठीक है ना। जो मापांक वाले फलन होते थे उसमें हम बोलते थे कुछ भी हो सकता है x का मान, जो वर्गमूल वाले होते थे उसमें हम बोलते थे कि वो >0 होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए जो वर्गमूल के अंदर है, वहाँ से x की वैल्यू निकलती थी और प्रांत निकलता था। अब बच्चों एक ये वाला क्वेश्चन है बटे वाला, ठीक है। तो बटे का क्या कंडीशन होती है बच्चों, बटे की कंडीशन हमेशा माइंड में रखना, ठीक है ना। क्या कंडीशन होती है बटे की कंडीशन बच्चों, ये होती है कि कोई भी चीज़, मतलब ये जो फलन है, ठीक है, ये परिभाषित तभी होगा जब बटे में क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये यहीं पे नहीं कह रहा मैं, कहीं पे भी आएगा। कभी भी हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी बटे में, जैसे परिमेय संख्या तुमने पढ़ी थी ना, तो परिमेय संख्या तुमने पढ़ा था, परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक संख्याएँ हैं।
परंतु q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो नीचे वाली चीज़ है वो 0 नहीं है। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, नीचे वाली चीज़ कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 होगी तो वो परिभाषित ही नहीं होगा। 0 से हमें भाग करना नहीं आता है, ठीक है। 0 से हम किसी भी संख्या को भाग नहीं कर सकते। 5/0 परिभाषित ही नहीं होता, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, तो इसका प्रांत निकालेंगे बच्चों एक ही तरीका होता है कि हम बस यहाँ पे देखते हैं कि ये 0 कब हो रहा है, मतलब किन वैल्यूज़ के लिए ये 0 हो रहा है, पहले वो चेक करते हैं। तो हम फिर उन वैल्यूज़ को हटा लेते हैं, मतलब हम बोलते हैं कि ये वैल्यूज़ ये नहीं आ सकती, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि हम ये लेंगे कि x² - 5x + 4 इक्वल टू 0 रख के देखेंगे, ठीक है। ऐसा इसको हम क्या रख के देखेंगे, 0, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम मान रहे हैं कि ये 0 हो जाए, मतलब, ठीक है। ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं, ऐसा करके हम ये देखना चाह रहे हैं कि x की कौन सी वैल्यूज़ है जिनके लिए ये 0 हो रहा है, फिर हम उन वैल्यूज़ को लेंगे ही नहीं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने x² - 5x + 4 को 0 रखा, हालांकि मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि ये 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने रखा 0 अभी थोड़ी देर के लिए। मानते हैं कि x² ये कितना हो गया, 0, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ यदि ये चीज़ 0 हो जाए, मतलब नीचे वाली चीज़ 0 हो जाए, तो ये किन x की किन वैल्यूज़ के लिए 0 होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसके गुणनखंड करूँगा बच्चों। तो मैं ये एक तरीके से द्विघात समीकरण आ गई नहीं, इसका हल करना तो हम सबको आता ही है, ये 10th में पढ़ा हुआ, तो ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो गुणा करके 4 आए और जोड़ के कितना आए, 5 आए। तो क्या होता है, 4 × 1 4 और 4 धन 1 5, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये सब तुमने पढ़ा हुआ, तो इसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि ये तुमने 10th में पढ़ा हुआ है फैक्टर करना, तो ये तुम कर लोगे। अब मैं x कॉमन लूँगा, तो x - 4 -1 कॉमन आएगा यहाँ पे, x - 4। तो बच्चों जो फैक्टर हुए वो क्या हुए, x - 1 × x - 4। तो फैक्टर आ गए x - 1 × x - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 1, और x की वैल्यू क्या आई, 4। तो हमने देखा कि अब हम इससे क्या समझे, इससे हमें ये पता चलता है कि x बराबर 1 तथा 1 और 4 के लिए, ठीक है ना। इससे ये पता चला, ठीक है। देखो मैंने रखा, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि मैंने इसको 0 के बराबर रखा, तो इससे x की वैल्यू क्या क्या मिली, 1 और 4 ना। तो इससे साफ तो मैं समझ में आ गया कि अगर इस इक्वेशन में हम एक तो 1 रखते हैं, ठीक है, तो 1 धन 4 5 हो गया, 5 - 5 0। तो 1 रखते हैं, दूसरा 4 रखते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं x बराबर 1 तथा 4 के लिए क्या हो जाएगा, x², अतः, ठीक है ना, अतः x इक्वल टू 1 4 के लिए x² - 5x + 4 क्या कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। अब तुम लिखोगे, ठीक है, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं 0, ठीक है ना। हमने क्या बोला अभी हमने बोला कि वो 0 होना नहीं चाहिए। तो इससे हमें पता चल गया कि लेकिन 1 और 4 ऐसी वैल्यूज़ हैं कि अगर जो हमने ली तो 0 हो जाएगा, हमें चाहिए नहीं। इसका मतलब है हमें 1 और 4 वैल्यूज़ नहीं लेनी है बच्चों, वो लेनी नहीं है। वो तो हमने केवल इसलिए निकाली, हम देखना चाहते थे कि कौन सी वो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए वो 0 हो रहा है, तो हम उन वैल्यूज़ को हटाना चाह रहे थे दरअसल। तो हटाने के लिए पता तो लगना चाहिए कि x की कौन सी वैल्यूज़ रखें कि जिससे हर वाला 0 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो यहाँ पे। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देता हूँ, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमें तो 0 चाहिए ही नहीं था, इसका मतलब है हमें 1 वैल्यू नहीं लेनी है। दूसरा मैं यहाँ पे 4 रख दूँ, ठीक है, हमने 2 वैल्यू तो निकाली, 1 और 4 रख दूँ, तो 4 में भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमें 0 तो चाहिए ही नहीं था, इसका मतलब 1 और 4 वैल्यू x की नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो हम प्रांत की बात कर रहे थे ना, प्रांत किसे बोलते हैं, x की वैल्यूज़ को ना। तो हमें प्रांत में कुछ भी ले सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी, बस कौन सी संख्याएं नहीं आएंगी, 1 और 4 नहीं आएंगी। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यही होगा कि प्रांत क्या हो जाएगा, r, और माइनस क्या कर देंगे, 1 और 4 को हटा देंगे, r - 1 और 4। तो इसको थोड़ा लैंग्वेज में और लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने ये तो लिख दिया कि 1 4 के लिए ये क्या होगा, 0 होगा, अतः लिख देंगे, अतः क्या होगा, f(x) के प्रांत में 1 तथा 4 अवयव नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला हर जो है, ठीक है ना, के लिए जो हर है, बल्कि मैं हर भी लिख देता हूँ, x = 1 और 4 के लिए हर क्या हो जाएगा, 0 होगा,
ठीक है, हर शून्य होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो अतः क्या है, हम प्रांत में 1 तथा 4 अवयव नहीं होंगे, नहीं लेंगे इनको। ठीक है, तो हमारा प्रांत क्या आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा प्रांत आ जाएगा, सारी वास्तविक संख्याएं प्रांत में आएंगी, लेकिन कौन सी वाली नहीं लेंगे, 1 और 4 को नहीं लेंगे। तो बच्चों का तुम इसे समझ जाओगे तो बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है। जो भी बटे वाले क्वेश्चन होते हैं उन सब में तुम्हें बस देखना नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे x की किन वैल्यूज़ के लिए जीरो हो रहा है, तो इसको जीरो के बराबर रखो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, उन x की वैल्यूज़ को r में से हटा लो, हर अब वही हमारा प्रांत होता है बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक आ गया होगा समझ में सभी बच्चों को। इसके बाद बच्चों हम अब सीधा हम चलेंगे अध्याय 2 पर, विविध प्रश्नावली। अब इसके कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क करने के लिए दूंगा और कुछ क्वेश्चंस में इसे करा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, एक दे रखा है संबंध, 2 संबंध दे रखे हैं। ठीक है ना, एक तो दे रखा है f। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ पहले ना। तो बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ज़रा ध्यान से समझना क्या है। संबंध f दे रखा है एक, fx बराबर इस तरीके से परिभाषित है कि fx का मान x² होता है यदि x का मान 0 से 3 के बीच में होता है, और fx का मान 3x होता है यदि x का मान 3 से 10 के बीच में होता है। ठीक है, ऐसे ही एक फलन g दे रखा है, gx का मान x² होता है यदि x का मान 0 से 2 के बीच में होता है, और 3x होता है यदि x का मान 2 से 10 के बीच में होता है। तो बताइए कि f एक फलन है, क्यों f एक फलन है और g फलन नहीं है। तो उन्होंने आंसर एक तरीके से दे दिया तुम्हें कि ऊपर वाला तो फलन है, नीचे वाला फलन नहीं है। तो लेकिन तुम्हें बताना है, दर्शाइए ना, यानी कि सिद्ध करके दिखाना है तुम्हें। ठीक है, तो हमें बताना है बच्चों कि ये फलन क्यों होगा और कौन सा वाला फलन होगा और कौन सा वाला फलन नहीं होगा। तो बच्चों फलन किसे कहते थे, मतलब संबंध से फलन कैसे अलग होता था, मैंने तुम्हें स्पेशली बताया था कि मेन चीज़ फलन में क्या होती है। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में जब परिभाषा बताई थी वहाँ पे मैंने बोला था कि उसमें क्या होता है, प्रत्येक जो भी अवयव है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो अद्वितीय होना चाहिए, मतलब एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे हम ज़रा चेक करें। ठीक है, जैसे मान लो लिखा है यहाँ पे 0 से 3, तो 0 से 3 में जो भी संख्याएं लोगे तुम, जैसे 0 से 3 के बीच में एक तो इक्वल लगा है ना, तो 0 भी ले सकते हैं। जब तुम यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 का वर्ग कितना है, 0, इसका मतलब 0 का प्रतिबिंब कितना है, 0। मान लो तुम 0 3 के बीच में एक संख्या लेते हो 1, तो 1 का वर्ग करो कितना है, 1। तो मतलब हर एक संख्या का एक ही तो प्रतिबिंब आ रहा है ना बच्चों। ठीक है, एक ही आ रहा है ना। 2 लेंगे अगर तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो 2 का प्रतिबिंब कितना है, 4। 2 के 2 प्रतिबिंब तो नहीं है। ऐसा होता है कभी कि तुम किसी एक संख्या का वर्ग करो और 2 चीज़ें आ जाएं, और 2 का वर्ग करो तो 4 भी आ जाए और 2 का वर्ग करो तो 8 भी आ जाए, ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब है कि कोई दिक्कत ही नहीं है कि हमेशा जब भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी का भी हम प्रतिबिंब निकालने की कोशिश करेंगे तो एक ही संख्या आएगी। ऐसे ही यहाँ पे भी बच्चों हम निकालेंगे, मान लो हम 4 का निकालते हैं तो 4 3 12, तो 4 का प्रतिबिंब कितना आया, 12। 5 का निकालते हैं तो 5 3 15, 15, हर एक का एक ही आ रहा है ना। तो बच्चों क्या किसी के 2 आ सकते हैं, ठीक है, तो आ सकते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखोगे तुम, यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है ना, ये दिख रहा 3 यहाँ पे भी है x बराबर 3, और 3 यहाँ पे भी x बराबर 3। यही वाला पॉइंट बच्चों ऐसा है, ठीक है, x बराबर 3, ये पॉइंट जो कि कॉमन है, जो कि इधर भी है इधर भी है। ये बिंदु एक ऐसा बिंदु है कि जिसकी वजह से ये हो सकता है कि फलन ना हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है x बराबर 3 हम यहाँ पे रखें तो कुछ और आए, और x बराबर 3 यहाँ पे रखें तो कुछ और आए। तो उससे क्या होगा कि ये फलन हो सकता है, तब हमें 2 मान मिल जाएं, तो ये फलन नहीं हो सकता। ठीक है, तो बच्चों मेरे समझाने का जो मेन जो इसमें ये है कि क्या समझना है तुम्हें ये समझना है कि जो ये मेन जो तुम्हें ये पता चलेगा कि फलन है या नहीं, वो इस कॉमन पॉइंट से पता चलेगा। ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, कॉमन वाले पॉइंट से पता चलेगा। क्योंकि इन 0 से 3 के बीच में कुछ भी पॉइंट ले लो और 3 से 10 के बीच में, वो तो एक ही मान आने वाला है। ठीक है, चाहे वो यहाँ की बात करें, यहाँ की करें, यहाँ की करें, लेकिन जो मेन है वो कॉमन वाला पॉइंट है। कौन सा? 3, क्योंकि 3 हम जब यहाँ पे रखेंगे तो हो सकता है कोई और वैल्यू है, 3 यहाँ पे रखें तो कोई और वैल्यू है, तो हम बोलेंगे 3 के 2 प्रतिबिंब हो गए हैं, तो ये फलन नहीं है। और ऐसे यहाँ पे भी वो संख्या कौन सी है, 2, तो 2 के यहाँ भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे। तो अगर अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं तो हम बोलेंगे कि फलन नहीं है, और एक ही वैल्यू आती है फिर भी एक ही वैल्यू आ जाती है तो फलन है। तो हम सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, x बराबर, मतलब हमें यहाँ पे किस पे चेक करना बच्चों, जो f(x) जो फलन है। ठीक है, तो f(x) फलन में, ठीक है ना, में हम सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो चेक करेंगे किस पे,
3 पे चेक करेंगे, ठीक है ना, 3 पे चेक करेंगे तो 3 पे यहाँ से भी चेक हो सकता है और यहाँ से भी चेक हो सकता है, ठीक है। तो F3 बराबर क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है F3 बराबर 3 का वर्ग, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे रख दो ना, ठीक है ना, x बराबर 3 लिखा है ना, तो हम इससे निकालना चाहते हैं, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। और मैं एक दूसरे तरीके से भी निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना, नीचे वाले तरीके से कि x का मान यहाँ पे भी तो 3 दिया है, 3 बराबर x। तो अब मैं यहाँ रखता हूँ 3 गुणा 3। तो अब मैंने इस वाले तरीके से निकाला, तो बच्चों यहाँ पे भी कितना आया, वही आया 9। एक ही आया, भले ही ऊपर नीचे दे रखे हैं लेकिन एक ही आई वैल्यू, जिसका मतलब है कि ये क्या है, f(x) क्या एक फलन है, ठीक है। f(x) क्या है, एक फलन है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, ठीक है बच्चों। तो जो मेन इसमें था इम्पोर्टेंट पॉइंट वो था कॉमन वाला, कॉमन वाले को चेक करके देखना है, और कॉमन वाले को चेक करके देखा, और अगर ऊपर वाले से भी वही वैल्यू आई, नीचे वाले से भी वैल्यू आई, मतलब 3 का प्रतिबिंब 9 ही आया दोनों केस में, 2 प्रतिबिंब नहीं आया। ऐसे नहीं है कि 3 का प्रतिबिंब यहाँ 9 आया या 3 का 10 आया, तब हम बोलते हैं फलन नहीं है, ठीक है। तो ये f तो फलन हो गया है, ठीक है, तो f को हम बोलेंगे फलन है। लेकिन अब हम बोलेंगे कि g में बात करेंगे, तो g में बच्चों हमें किस पे चेक करना पड़ेगा, 2 पे, ठीक है। तो हम 2 को यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और 2 को हम यहाँ रखेंगे तो 2 3 6। तो देखो ऊपर तो आंसर आया 4 और नीचे आया 6, मतलब 2 का प्रतिबिंब 4 भी है और 6 भी है, मतलब 2 आंसर आ गए। तो इसका मतलब ये फलन नहीं है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो सेम जैसे f(x) में किया था, तो g(x) में भी हम यही करके देखेंगे। g(x) में हम क्या करेंगे, इस बार हम 2, क्योंकि g वाले में 2 कॉमन है ना, ऊपर भी 2 है नीचे भी, तो g2 हम रख के देखेंगे, तो 2 का वर्ग तो 4 आया, और नीचे वाले से हम करेंगे g2 को अगर हम करेंगे तो 3 गुणा 2 हमने रखा तो कितना आया 6। तो हम देख रहे हैं कि जो अवयव 2 है, ठीक है ना, अवयव 2 है कि कितने प्रतिबिंब है, कि 2 प्रतिबिंब है, 2 प्रतिबिंब है, जबकि हर एक का एक प्रतिबिंब होना चाहिए था, इसके 2 प्रतिबिंब है। तो अतः क्या है, g जो फलन है वो क्या है, g जो संबंध है वो क्या है, फलन नहीं है। तो ये फलन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके 2 प्रतिबिंब आ गए हैं, ठीक है ना, कि 2 प्रतिबिंब, अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब है, तुम लिख भी सकते हो 2 प्रतिबिंब 4 तथा 6 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया बच्चों। इसके बाद थोड़ा सा बता रहा हूँ आगे कि कुछ क्वेश्चन होमवर्क के हैं, वो अभी बताता हूँ तुम्हें। पहले मैं जो मैं कराना चाहता हूँ मैं वो क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर होमवर्क देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। f(x) इक्वल टू दे रखा है वर्गमूल x माइनस 1। वैसे मैंने कराया था इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इसमें क्या निकालना है, f का प्रांत व परिसर ज्ञात करो, ठीक है, और अच्छे से थोड़ा सा तैयारी हो जाएगी। तो बच्चों इसमें प्रांत और परिसर निकालते हैं। तो सबसे पहले तो f(x) को क्या मान लेते हैं, f(x) को y मान लेते हैं ना। अब मैंने बोला था प्रांत और परिसर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रांत निकालना है। तो बच्चों हम देखेंगे, मैंने तुम्हें क्या बताया था, वर्गमूल के अंदर हमेशा क्या होनी चाहिए, संख्या पॉजिटिव होनी चाहिए, तब जाके ये चीज़ परिभाषित होती है। तो हम बोलेंगे कि y होगा, ठीक है ना, y वास्तविक होगा, ठीक है ना, y वास्तविक होगा, ठीक है, मतलब ये चीज़ वास्तविक होगी। हमें वास्तविक ही तो चाहिए होती है, वास्तविक फलन तो पढ़ रहे हैं हम, तो इस f(x) को वास्तविक होना चाहिए ना। ये वास्तविक तभी होगा यदि क्या होगा, जो वर्गमूल के अंदर वाली वैल्यू है, ठीक है ना, ये मैंने पहले भी बताई थी, वर्गमूल के अंदर वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, मतलब 0 से बड़ी होगी, या फिर कितनी होगी 0 होगी, मतलब ये माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, इसका प्रांत को क्या बोलते हैं, x की वैल्यू तो प्रांत होती है। यहाँ से बच्चों प्रांत पता चल गया, -1 कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया ना x का मान क्या आया, 0 या 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा बच्चों कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है ना। x का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा ये तो नहीं बताया ना कहाँ तक है, नहीं बताया। तो इसका मतलब है जो इसका प्रांत होगा बच्चों क्या आ जाएगा, वो प्रांत होगा 0 से लेकर और कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, अनंत तक। अब देखेंगे ब्रैकेट, मैंने तुम्हें बताया था कि आँख मूंद के क्या करना है, अनंत में हमेशा छोटा ब्रैकेट लगाना है। अब बात आई 0 पे कौन सा ब्रैकेट लगाएं, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, देखो बराबर का है ना, x का मान 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कौन सा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, 1 मिनट है, मैंने थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया, -1 को उधर ले गया तो मैंने +1 लिखना भूल गया यहाँ पे, ठीक है। -1 को उधर ले गया तो क्या हो गया, +1 हो गया, सॉरी, यहाँ मुझे 1 से अनंत लिखना था, ठीक है। तो -1 वहाँ ले गया तो +1 हो गया, मैं लिखना भूल गया था।
इसके बाद बच्चों तो हाँ हम ये देख रहे थे कौन सा ब्रैकेट लगाएं। तो बच्चों ब्रैकेट अगर हम लगाएंगे यहाँ पे देखो क्या है, इक्वल टू का साइन है ना, तो इक्वल टू का साइन होता है तो हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये इसका प्रांत हो गया 1 से लेके और अनंत तक। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब निकालना है हमें परिसर। ठीक है, तो परिसर निकालने के लिए बच्चों मैंने क्या बताया था, जैसे कि प्रांत निकालने के लिए, प्रांत का मतलब होता है x का मान। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए हम y इक्वल टू करके लिखते हैं, और y का मान निकालने के लिए बच्चों हम x इक्वल टू करके लिखते हैं। तो अब ये हम क्या करना है, इसको हमें x इक्वल टू करके लिखने की कोशिश करनी है। तो हमें जो दिया है y बराबर ये है ना, तो ध्यान रखना जब x का मान निकालते हैं तो y बराबर लिखते हैं, y का मान निकालते हैं तो x बराबर लिखते हैं। तो इसे x बराबर लिखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वर्ग करना पड़ेगा ना, तो ये हो गया। अब x बराबर हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमें परिसर चाहिए ना, तो y की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये देखो अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो अब हम देखो यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये देखो ये दिया है हमें। ठीक है, हमें पता है, दिया भी नहीं है बल्कि ये निकाला था अभी अभी हमने, क्या निकाला था, तो अब हमें पता है। ठीक है, हमें क्या पता है, इसका प्रांत जो पता है वो क्या है कि x का मान क्या है, 1 से ज़्यादा है। ठीक है ना, प्रांत हमें पता है ना कि x का मान क्या है, 1 से ज़्यादा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन तुम्हें याद होगा कि हमने जब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन था प्रश्नावली 2.3 का, उसमें भी कुछ ऐसे दिया था कि हमें प्रांत पहले से दिए होते थे, हम वहाँ पे प्रांत की वैल्यू रख के उसके बाद y की वैल्यूज निकालते थे। कुछ ऐसा ही ये भी होने जा रहा है बच्चों। ठीक है ना, बस यहाँ पे एक ही प्रांत हमने यहाँ खुद निकाला है, और वो जो प्रश्नावली 2.3 का लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें तीनों क्वेश्चंस में प्रांत पहले से दिए थे। ठीक है ना, अब हमें प्रांत यहाँ पे हमने खुद निकाला है। अब निकाल तो लिया हमने, क्या निकाला कि x 1 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। इसीलिए हमने निकाली है, ये हमने ऐसा किया क्यों, इसका कारण यही है कि ताकि हम यहाँ रख पाएँ, जो हमने ये निकाला था ना यहाँ पे x की वैल्यू रख पाएँ, जिससे कि हमें y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये प्लस 1 है, उधर चला जाएगा तो 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि y का मान क्या है, 0 से बड़ा है या फिर क्या है, 0 भी है। तो बच्चों इसका परिसर कितना आ जाएगा बताओ। ठीक है, तो कुल मिला के इसका परिसर कितना आ गया, इसका परिसर आ गया 0 से लेके और अनंत तक। 0 में मैंने बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया, बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का साइन है, और अनंत में हमेशा छोटा ही ब्रैकेट लगता है, तो इससे हमारा ये परिसर भी बच्चों आ गया है। ठीक है ना, तो कि वाई स्क्वायर, वाई का मान 0 से बड़ा आएगा। बच्चों ये क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन तुम क्या करोगे, अब घर से करोगे जो क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, f(x) बराबर मॉड x माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात करो। तो मॉड वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे, तुम्हें याद होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें भी, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझोगे तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड वाले क्वेश्चन में, तो आंख मूंद के तुम्हें मॉड वाले क्वेश्चन में अगर बात करें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो बच्चों x की वैल्यू तो जो मर्जी रखो तुम, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, ठीक है ना, बटे में रखो, कुछ भी रखो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब कुछ ऐसा हमारे पास बंदिश है कि हम नहीं रख सकते, यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, नेगेटिव रख देंगे, पॉजिटिव रख देंगे, x की वैल्यू जो मर्जी रखो। तो यहाँ पे प्रांत में तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो प्रांत बच्चों क्या हो जाएगा, सारी वास्तविक संख्या हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो प्रांत हमेशा जो भी मॉड वाला क्वेश्चन होता है, चाहे मॉड x है, ठीक है, माइनस मॉड x है, मॉड माइनस x है, कुछ भी क्वेश्चन है, मॉड x माइनस 1 है, मॉड x प्लस 2 है, प्रांत उसका r होगा सीधा सीधा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते ही ये बात परिसर की, तो परिसर में भी बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। परिसर में तुम्हें आँख मूंद के ये करना है कि अगर मॉड के अंदर कुछ भी चीज़ है, चाहे वो x प्लस 2 है, x माइनस 2 है, कुछ भी है, इसका मान हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, कुछ भी लिख लो तुम इसके अंदर। ठीक है, तो ये पूरा पॉजिटिव ही आने वाला है। तो कुल मिला के इसका परिसर क्या होगा, धन में ही आएगा। धन का मतलब कहाँ से, धन कहाँ से शुरू होता है, धन का मतलब बच्चों 0 से बड़ी संख्या ना, तो कुल मिला के कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके और अनंत तक इसका आंसर आएगा, मतलब परिसर इसका धन ही आने वाला है। तुम चाहे यहाँ पे कुछ भी रख लो, आंसर में तुम्हें धन आएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा धन के अलावा मैंने बताया था एक संख्या और आ जाती है। ठीक है, धन के अलावा वो संख्या होती है शून्य, बस ऋण नहीं आएगा इसका आंसर। अगर तुम यहाँ पे x बराबर 1 रख दोगे ना, तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, तो 0 भी आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे 0 से अनंत तक, मतलब 0। ठीक है, 0 से आगे की संख्या है हाफ, ठीक है ना, 1 2 3 4 प्लस की संख्या आएंगी, दूसरा 0, तो ये बच्चों इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें
बस तुम्हें समझना था थोड़ा सा। तो बच्चों अब इसमें कुछ क्वेश्चन तुम घर से करोगे। बच्चों जो क्वेश्चन तुम्हें विविध के तुम्हें करने हैं इसमें, ठीक है। एक तो तुम्हें ये करना है, प्रश्न नंबर 2 करना है, f(x) बराबर x² दे रखा है तो इसका मान निकालना। तो बच्चों ये है क्या, पहले समझ लो। ये लिखा f 1.1। तो तुमने इस एक्सरसाइज में जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी 2.3 उसमें किए थे ऐसे क्वेश्चन कि f(x) बराबर x² है तो f2 निकालना हो तो कितना होता है 2 का वर्ग, f3 निकालना हो तो यहाँ पे 3 रख देते 3 का वर्ग। ऐसे ही मान लो f 1.1 निकालना हो तो क्या करोगे 1.1 का वर्ग हो जाएगा ना। तो कुल मिला के यहाँ पे f 1.1 का मतलब हो गया 1.1 का वर्ग माइनस f1 का मतलब क्या हो गया 1 का वर्ग, यहाँ लिख दोगे 1 का वर्ग माइनस, ठीक है ना। और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 1.1 में से 1 को घटाना है। तो 1.1 में से 1 को घटाते हैं तो कितना आता है बच्चों 0.1 आता है ना। बस तो इसको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है इस वाले क्वेश्चन में इसका प्रांत निकालना है बच्चों। तो ये एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया ना, नीचे वाले के फैक्टर करके 0 ला के फिर याद होगा तुम्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन ये करना है। इसके अलावा बच्चों जो क्वेश्चन तुम्हें करना है एक ये कर लेना, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना। इसमें ये बताना है कि ये फलन ए से बी में एक फलन दे रखा है 1, 5, 2, 9, 3, 1 ये दे रखा है। बताना है कि ये क्या एक रिलेशन है, मतलब संबंध है और क्या ये फलन है। तो संबंध कब होता है बच्चों, संबंध तब होता है ना जब मतलब पहले वाले अवयव सारे इस पहले वाले के होने चाहिए और दूसरे वाले अवयव किसके होने चाहिए दूसरे वाले के। तो तुम देख लेना है शुरुआत वाले जो 1, 2, 3, 4 ये इसी से ले रखे हैं तो ठीक है। और ऐसे ही दूसरे वाले 5, 9 जरूरी नहीं है सारे ही हों, 5, 9, 1, 5 सारे से मेरा मतलब है कि 5, 9 जैसे ये लिखे हैं तो वो यहाँ तो होने चाहिए, लेकिन कुछ यहाँ के छूट भी गए ना, यहाँ पे नहीं भी है तो भी चल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ है ये वाले इधर वाले सारे उधर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हैं तो वो संबंध हो जाएगा। दूसरा फलन के लिए तो मैं बता चुका हूँ, ऐसा क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो ये शुरू के रिपीट नहीं होने चाहिए, शुरू के अगर रिपीट हो गए तो वो फलन नहीं है, मतलब तब तो 2 की इमेज 1 ही हो जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि 2 की इमेज 9 भी है और यहाँ पे 2 फिर से रिपीट है, 2 की मतलब 9 भी है और 2 की इमेज क्या है 11 भी है, ठीक है। एक ही के 2 प्रतिबिंब है तो एक तरीके से फलन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन तुम खुद से कर लोगे। और बच्चों अब देखो तुम कुछ क्वेश्चन देखोगे ऐसे वाले f(x) दे रखा है g(x) दे रखा है तो इनको जोड़ो घटाओ। तुम देखो ये क्वेश्चन दरअसल यहाँ पे थे, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारे उदाहरण में थे जब हमने ये महत्तम पूर्णांक फलन किया था, उदाहरण 16 था, ठीक है ना। तो ये थे कुछ, इनको जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना। तो उदाहरण 16 और उदाहरण 17 ये मैंने कराया नहीं, बहुत ही आसान है वैसे तो, ठीक है ना। लेकिन इसलिए नहीं कराया कि तुम्हारे सिलेबस से इस बारी से हट गया है, ठीक है ना। इस साल ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो फिलहाल मैं एक्स्ट्रा चीज़ें फिर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कि ताकि तुमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो इसलिए ये तुम्हारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं इस टाइप के, ये उदाहरण 16 और उदाहरण 17, ठीक है बच्चों। तो जो होमवर्क दिया उसको सभी कर लेंगे।